हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त निशा मिश्रा पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। आज का विषय भी बहुत रुचिकर है, जिसके संबंध में लोगों के मध्य कई बार चर्चा की जाती है, परंतु यह एक ऐसी चर्चा है जो लोगों के मन को दुखी कर देती है। कारण कि हर किसी के वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, परंतु समस्याएं जब इतनी जटिल हो जाएं कि साथ रहना संभव ना हो सके, तो उस स्थिति में वैवाहिक जीवन तलाक की ओर आगे बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति जहाँ पे पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं और आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। इसका कानूनी प्रावधान बनाया गया है। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। अब समझते हैं कि लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के समक्ष जब भी इस प्रकार की समस्या आती है, तो वो अज्ञानता के कारण या नासमझी के कारण सोच करके नोटरी पे या एफिडेविट के माध्यम से अपना तलाक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं बचा है। परंतु वास्तविक रूप में यह एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कानूनी कार्य तो है, नोटरी है या आप एफिडेविट बना रहे हैं, ये कानूनी कार्य है, परंतु तलाक के लिए ये निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में कई बार लोग ये भी करते हैं कि थाने जाते हैं और थाने में जाकर के पुलिस के सामने आपसी समझौते के आधार पर कागज़ पर लिखा पढ़ी कर लेते हैं और उसे अपना तलाक मान लेते हैं, परंतु यह प्रक्रिया बिल्कुल भी उचित नहीं है। कानून में इसके लिए एक अलग से प्रावधान दिया गया है, जिसे हम सेक्शन 13B के नाम से भी जानते हैं। इस आधार पे ही तलाक का कार्य किया जाता है। उच्च न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के कई प्रकार के निर्णय दिए गए हैं, जिसमें नोटरी के आधार पे या एफिडेविट के आधार पे जो तलाक लिया जाता है, उसे बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। इस प्रकार के तलाक को लेने के पश्चात भी आप दोनों का एक दूसरे के प्रति दायित्व बिल्कुल बना रहेगा और आप दूसरी शादी करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार तलाक लेना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अगर तलाक लेना ही आप चाहते हैं, तो आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप क्या करिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B, जिसके बारे में मैंने अभी पहले भी कहा था, उसके आधार पर आप आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि कई वर्ष बीत जाएंगे और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये प्रावधान इसीलिए बनाया गया है कि जहाँ पे पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, अलग अलग अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वह इसके अंतर्गत आकर के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपना आवेदन करें और तलाक की डिक्री प्राप्त कर लें। इसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि जब भी इस प्रकार की स्थिति हो तो लोग आवेदन करें, परंतु 1 वर्ष की जो अवधि है उसके बीच में तलाक के लेने के लिए जो सेक्शन 13B के अंतर्गत आता है, उसे थोड़ा सा रोका गया है। इसलिए रोका गया है कि तलाक एक ऐसी दुखद प्रक्रिया है जहां दो व्यक्ति जो पूर्व में साथ साथ रह रहे थे, अचानक से अलग हो जाते हैं और उन्हें सोचने समझने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इसलिए न्यायालय का प्रथम प्रयास होता है कि मध्यस्थता के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से उनके वैवाहिक जीवन को बचाया जा सके, उसे रोका जा सके। उनके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसके समाधान के लिए आगे बढ़ा जाए, न कि अलगाव के लिए। परंतु कुछ ही दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की भी जो पाबंदी है, उसे भी बहुत हद तक समाप्त कर दिया है। इसलिए अगर कोई ऐसी समस्या आती है जहाँ पे आप लोग पारस्परिक सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी आवेदन कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जैसे ही हमने तलाक के बारे में सोचा, अगर हम साधन संपन्न हैं तो बहुत अधिक समस्या नहीं होती कि हमारे ऊपर कितना खर्च आएगा, क्या होगा, नहीं सोचते हम। परंतु अगर हम साधन संपन्न नहीं हैं या सिर्फ कमा खा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें सबसे पहले अपने खर्च के बारे में सोचना होता है कि हम अगर आपसी सहमति से तलाक लेने जा रहे हैं तो हमें कितना खर्च वहन करना पड़ेगा। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके लिए आपको एक वकील को अपॉइंट करना होगा। तो वकील के माध्यम से आपसे कितनी फीस ली जाएगी, ये उनके व्यक्तिगत कार्यशैली पर निर्भर करता है। जी हाँ,
कोई वकील उसी कार्य को 10,000 में कर सकता है, कोई 12,000 में, कोई 15,000 में। ये सिर्फ मैंने आपको एक अनुमान बोला है, हो सकता है कोई इससे कम भी ले, हो सकता है कोई इससे ज़्यादा भी ले। अब कारण क्या है इतने पैसे लेने का? कारण ये है कि आपको यहाँ पे कोर्ट को फीस देनी होती है, प्लस आपका स्टैम्प पेपर लगता है, रिटन वर्क होता है और एक समयावधि भी लगती है। इसी कारण लोग उस आधार पे अपनी फ़ीस निश्चित करते हैं। पूर्व में किसी भी वकील की फ़ीस को निर्धारित हम नहीं कर सकते। आप अवश्य बात कर लें, जब भी किसी वकील के पास जाएं परामर्श हेतु, तो उनसे पूरी प्रक्रिया समझने के पश्चात उनसे खर्च के बारे में भी अवश्य बात कर लें। इस आधार पे ये चीज़ें आती हैं सामने कि एक वकील क्या फ़ीस लेगा, दूसरा वकील क्या फ़ीस लेगा, ये व्यक्तिगत स्तर पर ही निर्धारित हो पाएगा। जब आप आवेदन करते हैं तो आपका आखिर तलाक कब होता है? तलाक तब होता है जब आपको डिक्री प्रदान की जाती है, यानी कि न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली जाती है और सुनवाई के पश्चात एक ऑर्डर होता है न्यायालय की तरफ से। जब वह डिक्री आपको मिल जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय के द्वारा आपको अनुमति दे दी गई है कि अब आपका तलाक स्वीकार है। अब आप दोनों एक दूसरे की जो भी दायित्व हैं उनसे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आपका एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं बचा। अब आप अपना जीवन अलग अलग रह करके व्यतीत कर सकते हैं। जब तक ये डिक्री नहीं प्राप्त होती, आवेदन कर देने मात्र से ही आपका तलाक नहीं हो जाएगा। जब तक यह डिक्री प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आपका तलाक नहीं माना जाएगा। इसलिए इस बात को सदैव याद रखिएगा कि आपको अगर आपसी सहमति से तलाक लेना है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत सेक्शन 13B में जाना होगा और वहां जाकर के आवेदन करने के पश्चात डिक्री प्राप्त करनी होगी, तभी आपका तलाक स्वीकार्य होगा। अगर इस विषय में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करने के लिए भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।